नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि अब तक अनिका सराज यहाँ पर रोहित के पैलेस में सभी को ही इन्फॉर्म कर देती हैं कि अंजलि मामी की तबीयत अब ठीक है, वो अब खतरे से बाहर हैं, लेकिन हाँ अभी उनका ट्रीटमेंट चलेगा। लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि अब उनकी जान को कोई भी खतरा नहीं है। जहाँ पर ये बात सुनकर अब सबको एक सुकून की सांस मिली थी, वहीं करण गुलेरिया अब अनिका से कुछ और बात करने वाले थे। उससे पहले ही बड़ी रानी अब करण गुलेरिया से कहती है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आप जरा एक साइड आइए। बड़ी रानी की ये बात सुनकर अब करण गुलेरिया कहते हैं कि ठीक है, आप मेरे रूम में चलिए, हम वहीं पर ही जाकर बात करते हैं। क्योंकि करण गुलेरिया भी हैरान थे कि आखिर बड़ी रानी को उनसे क्या बात करनी थी। उनके मन में भी ये जिज्ञासा थी कि आखिर वो उनसे कहना क्या चाहती है। करण गुलेरिया की इस बात पर अब बड़ी रानी कहती है ठीक है, और फिर वो दोनों ही करण गुलेरिया के कमरे में चले जाते हैं। सब उन्हें ही देख रहे थे, सब उन्हें ही हैरान होकर देख जरूर रहे थे, लेकिन अनिका ने जो गुड न्यूज सुनाई थी उसमें अब सब इस बात पर ध्यान ही नहीं देते हैं। हालांकि एक पल के लिए तो सबके मन में ये सवाल आया था कि आखिर अब ऐसी सिचुएशन में बड़ी रानी को करण गुलेरिया से क्या ही काम है, लेकिन उन्होंने फिर से अपने ध्यान को अंजलि मामी की तरफ ही लगा लिया था। यहाँ बड़ी रानी और करण गुलेरिया दोनों ही अब तक करण गुलेरिया के रूम में आ गए थे। अब करण गुलेरिया के कमरे में आने के बाद अब बड़ी रानी करण गुलेरिया से कहती है कि आप प्लीज दरवाजा बंद कर दीजिए, ताकि कोई भी हमारे बीच में हो रही बातों को ना सुन पाए। बड़ी रानी की ये बात सुनकर अब करण गुलेरिया भी जल्दी से हाँ में अपना सिर हिला देते हैं और वो हैरानी से उन्हें देखते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी बात है। और फिर अब वो जल्दी से अपने रूम के दरवाजे को बंद करते हैं और अब वो उनकी तरफ आ जाते हैं। बड़ी रानी अब करण गुलेरिया से कहती है कि उम्मीद है कि सालों पहले जो बात आपको समझा दी गई थी वो आपको अभी भी याद होगी। आप उसे भूले तो नहीं है ना मिस्टर करण गुलेरिया। बड़ी रानी की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहता है कि अगर भूल गया होता ना तो मैं उसी दिन आलिशा को ये सच बता देता कि वो गुलेरिया परिवार की बेटी है, मेरी बेटी है। लेकिन मुझे आज भी वो बात अच्छी तरह से याद है। करण गुलेरिया की इस बात पर अब बड़ी रानी कहती है कि आज कह दिया है आपने मिस्टर करण गुलेरिया, लेकिन खबरदार दोबारा ये बात मत बोल दीजिएगा कि वो तुम्हारी बेटी है, वो गुलेरिया परिवार की बेटी है। आज तो ये बात हम दोनों के बीच में हो रही है, इसलिए तुमने इतने रोब के साथ मेरे सामने इस बात को कह दिया है। लेकिन खबरदार दोबारा ये बात कभी भी मत बोलना। कहीं ऐसा न हो जाए कि अपनी एक बेटी को पाने की कोशिश में आप अपनी दूसरी बेटी की हंसती खेलती जिंदगी को ही बर्बाद कर दें। चलिए, बड़ी रानी उन्हें एक धमकी देते हुए कहती है चलिए मिस्टर करण गुलेरिया, मैं आपको कहती हूँ आप बता दीजिए सबको कि आलिशा के बारे में कि आलिशा कौन है। कि आलिशा गुलेरिया परिवार की बेटी है, इसलिए आप उन्हें बता दीजिए। लेकिन उसके बाद किंग आपके साथ क्या करेंगे इसका अंदाजा तो आपको अभी भी है ना। बड़ी रानी अब यहाँ पर सीधे सीधे ही करण गुलेरिया को किंग के नाम से एक धमकी देती है। बड़ी रानी की इस बात को सुनकर अब करण गुलेरिया भी कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ, इसलिए कभी भी मैंने किंग से टक्कर लेने की नहीं सोची और ना ही मैं सोच सकता हूँ। ये कहते हुए करण गुलेरिया कहते हैं कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आलिशा को आपसे दूर करना चाहता हूँ, या मैं ऐसा कुछ चाहूँगा कि कभी आलिशा आपसे दूर चली जाए। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ। इनफैक्ट मैं तो बहुत ही खुश हूँ कि आलिशा की परवरिश आपने की है। इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने गुलेरिया परिवार की बेटी की इतनी अच्छे से परवरिश की है। क्योंकि शायद जो संस्कार आपने उसमें डाले हैं, शायद वो संस्कार तो उसमें मैं भी नहीं डाल सकता था। आपने तो मेरी बच्ची को एक बहुत ही अच्छी जिंदगी दी है, जिसके लिए मैं पूरी जिंदगी आपका शुक्रगुजार हूँगा, जिसके लिए हमेशा से ही मैं आपका कर्जदार भी रहूँगा।
आप प्लीज़ मुझे अपना दुश्मन मत समझिए, क्योंकि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता जिससे कि कविन आलिशा आपसे हमेशा के लिए दूर हो जाए, क्योंकि गुलेरिया परिवार से तो उनकी बेटी बचपन में ही दूर हो गई थी और उस चीज़ के लिए हमने अपने आप को समझा भी लिया था, और वो बात तो सिर्फ मैं ही जानता हूँ, मेरा पूरा गुलेरिया परिवार तो जानता भी नहीं था। और जस्ट एक अपनी खुशी के लिए मैं यहाँ पर आपकी खुशियों को तबाह नहीं करना चाहता। हाँ, मैं मानता हूँ कि सालों पहले मैंने गुस्से में आकर आपसे बहुत सी ऐसी बातें की थी जो शायद मुझे उस समय नहीं करनी चाहिए थी, जिसका पश्चाताप भी मुझे आज के समय में है और मुझे बाद में भी हुआ था। हो सके तो उस चीज़ के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। करण गुलेरिया की इस बात पर अब बड़ी रानी भी कहती है कि याद रखिएगा मिस्टर करण गुलेरिया, कविन आलिशा सिर्फ मेरी बेटी है और उसे कोई भी हमसे अलग नहीं कर सकता है। वो पहले भी मेरी बेटी थी और आज भी मेरी ही बेटी है, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। ऐसा कोई भी शख्स इस दुनिया में नहीं है जो उसे मुझसे दूर कर सके। बड़ी रानी की ये बात सुनकर अब करण गुलेरिया कहता है कि ठीक है, मैं आपकी बात को मान लेता हूँ, बस मुझे ये बता दीजिए कि आलिशा ने शादी क्यों नहीं की है अब तक, क्योंकि आलिशा ने भी तो शादी करनी चाहिए थी ना। क्या आप मुझे इस चीज़ का जवाब दे सकती है, क्योंकि मुझे खुशी होती अगर आलिशा शादी करती तो। और ये लतिका किसकी बेटी है जिसे आलिशा ने गोद लिया हुआ है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ही अब करण गुलेरिया कहते हैं कि देखिए, मुझे गलत मत समझिएगा बड़ी रानी, इनफैक्ट मैं तो खुश हूँ कि आलिशा ने एक बच्ची को अडॉप्ट किया है। मुझे इस चीज़ से कोई भी एतराज़ नहीं है कि आलिशा ने किसी बच्ची को अडॉप्ट किया है खुद की शादी ना करके। इवन मैं खुश हूँ कि मेरी बेटी किसी एक ज़िंदगी को संवार रही है और उसकी परवरिश भी अच्छी तरह से कर रही है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आलिशा ने अब तक शादी क्यों नहीं की है, क्या इसका कोई खास रीज़न है क्या? और आपने भी कभी उसे नहीं समझाया कि शादी करने के लिए। करण गुलेरिया की इस बात पर अब बड़ी रानी कहती है कि शादी ना करने का डिसीजन खुद आलिशा का ही है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि शादी ना करने का डिसीजन बस उसने ही लिया था। वो नहीं करना चाहती थी और वैसे भी उसे सब पता है कि उसके लिए अब क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि अब तो खुद वो एक राजमहल की रानी है, तो मैं उसके ऊपर भला दबाव कैसे डाल सकती हूँ। और वैसे भी शादी का डिसीजन उसकी ज़िंदगी का डिसीजन है। अगर वो चाहेगी तो वो कभी भी कर सकती है और अगर वो नहीं चाहती तो उसके लिए मैं प्रेशर नहीं बना सकती। हम अब तक इतने सालों से कभी भी आलिशा के लिए हुए डिसीजन में मैंने कभी भी कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं उठाया है। मैंने कभी भी उसके पूरी ही लाइफ के डिसीजन में कभी भी उससे कोई भी क्वेश्चन नहीं उठाया है, ना ही मैंने कभी उससे पूछने की कोशिश की है, क्योंकि उसकी लाइफ उसकी है। अपनी लाइफ को वो अच्छी तरह से जी सकती है, अपनी लाइफ के डिसीजन वो अच्छी तरह से ले सकती है, जिसमें मैं किसी भी तरह का उसके ऊपर प्रेशर नहीं बनाना चाहती। हाँ, बस एक विश थी उसकी जिसे हम पूरी नहीं कर पाए। ये कहते हुए ही अब बड़ी रानी अपने मन में ही सोचने लगती है कि हमें किंग को अवेयर करना होगा कि प्रिंसेस लतिका का सच हम ज़्यादा देर तक नहीं छुपा सकते हैं। अब तो बस किंग ही कोई डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कविन आलिशा अब क्योंकि यहाँ पर बड़ी रानी अब अपने ही मन में सोचती है कि प्रिंसेस लतिका का सच तो बस अब किंग ही जानते हैं और किंग की वजह से ही वो अब तक इस सच को छुपाए हुए हैं। और शायद यही वजह है कि कविन आलिशा ने प्रिंसेस लतिका को गोद लिया था। लेकिन मेरे ख्याल से अब हमें यहाँ से राजमहल के लिए निकल जाना चाहिए। अब बड़ी रानी यहाँ पर करण गुलेरिया से और कुछ भी नहीं कहती और यहाँ से जाने की सोचती है। बड़ी रानी अपने मन में ही ये सब सोचती है, क्योंकि वो सोचती है कि अब उसे यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि करण गुलेरिया ने यहाँ पर प्रिंसेस लतिका के बारे में जो सवाल पूछा था वो तो शायद खुद बड़ी रानी भी पूरी तरह से उस सच के बारे में नहीं जानती थी, इसलिए अब उनके पास यहाँ पर रुकने का और कोई भी लॉजिक नहीं था। अपने ख्यालों से ही बाहर आते हुए अब बड़ी रानी करण गुलेरिया से कहती है, याद रहे मिस्टर गुलेरिया, आलिशा का सच सिर्फ आप तक ही रहना चाहिए, वरना इसका अंजाम क्या होगा ये भी आप अच्छी तरह से जानते ही हैं। कविना यहाँ पर बड़ी रानी एक बार फिर से करण गुलेरिया को एक धमकी देती है कि कहीं वो उसकी रानी आलिशा के बारे में सबके बारे में ना बता दे कि वो उसकी बेटी नहीं बल्कि वो अंजलि मल्होत्रा की बेटी है। ये कहते हुए ही बड़ी रानी अब करण गुलेरिया के कमरे से बाहर निकलकर चली जाती है और यहाँ पर करण गुलेरिया अभी अपने मन में ही यही सोचते हैं कि मुझे माफ़ कर देना अंजलि,
तुम्हारे बच्चों की सेफ्टी के लिए ही मुझे तुम्हें उनसे दूर करना पड़ रहा है, क्योंकि करण गुलेरिया अभी भी इसी पश्चाताप में थे कि सिर्फ उसी की वजह से ही अंजलि आज तक अपने बच्चों से दूर थी। वन अंजलि को तो आज तक ये भी पता नहीं था कि उसके 2 बच्चे हैं जिन्हें उन्हें ढूंढना चाहिए, जबकि आज तक वो तो बस अपने बेटे को ही ढूंढ रही थी। करण गुलेरिया अपने मन में यही सोच रहे थे कि वहीं दूसरी तरफ बड़ी रानी अभी एलिवेटर से नीचे आ जाती है, जहां पर सभी अभी एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वो अभी यही सब अंदाजे ही लगा रहे थे कि आखिर कब तक अंजलि मल्होत्रा को होश आ सकता है। यहाँ बड़ी रानी अब कवीना आलिशा से कहती है कि आलिशा, हमें लगता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि अब बड़ी रानी नीचे आते ही अब अपनी बेटी कवीना आलिशा को ये कहती है कि अब हमें यहाँ पर और नहीं रुकना चाहिए, अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए, बहुत समय हो चुका है। बड़ी रानी की ये बात सुनकर तो वहाँ पर सभी एकदम से ही हैरान हो जाते हैं कि आखिर अभी बड़ी रानी को अचानक से क्या हुआ है जो वो अभी ही जाने की बात कर रही है, क्योंकि कल ही तो उन्हें यहाँ पर शिफ्ट किया गया था और वो भी उनकी सेफ्टी को देखते हुए, और अभी तो उनकी सेफ्टी भी श्योर नहीं हुई है, उसके बावजूद भी वो यहाँ से जाने की बात कर रही है। वो अभी सभी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर क्या ही वजह रही होगी जो इस तरह से बड़ी रानी यहाँ से जाने के लिए कह रही हैं। कवीना आलिशा भी अब बड़ी रानी की तरफ हैरानी से देखती है, क्योंकि उसे भी कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन अब वो अपनी बात को बड़ी रानी के सामने रखते हुए कहती है कि रानी माँ, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक बार बस उन्हें होश में आ जाने दीजिए, क्योंकि यहाँ पर कवीना आलिशा ऐसे ही अंजलि मल्होत्रा को छोड़कर नहीं जाने देना चाहती थी। हालांकि उस बात का रीजन तो उसे भी नहीं पता था, लेकिन उसका दिल पता नहीं क्यों कह रहा था कि जब तक वो उसे नहीं देख लेती तब तक वो यहाँ से नहीं जा पाएगी। इसलिए कवीना आलिशा फिर से कहती है कि हम सभी यहाँ से वापस राजमहल चलेंगे, लेकिन प्लीज मेरी इतनी सी बात मान लीजिए। इससे पहले कि बड़ी रानी कवीना आलिशा की इस बात का कोई भी जवाब देती, तभी रोहित, जो कि वहीं पर ही उनकी बातों को सुन रहा था, वो अब बड़ी रानी के पास आकर कहता है कि चलिए बड़ी रानी, आप मेरे साथ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, क्योंकि रोहित भी अभी नहीं चाहता था कि वो अभी यहाँ से इन लोगों को जाने दे, इसलिए उसके बारे में ही अब रोहित को उनसे बात करनी थी। रोहित की ये बात सुनकर अब बड़ी रानी कहती है कि जरूरी बात तो हमें भी आपसे कुछ करनी है। अच्छा हुआ वो तो आपने ही हमें पहले ही बोल दिया, क्योंकि हम भी आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, लेकिन हाँ ध्यान रहे कि सिर्फ आप और मैं ही, जब हम दोनों की बातें हों तो वहाँ पर कोई तीसरा शख्स ना हो, वो बात सिर्फ हम दोनों के बीच में ही होनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बात को जरूर समझेंगे कि मैं ये किस लिए कह रही हूँ। बड़ी रानी की इस बात पर अब रोहित भी हाँ में अपना सिर हिला देता है, और वो फिर कुछ ही देर में अब रोहित और बड़ी रानी दोनों ही अब 2nd फ्लोर की तरफ मीटिंग हॉल में पहुंच जाते हैं, क्योंकि रोहित अब वहां पर ही बड़ी रानी से बात करता है, क्योंकि वो अच्छे तरह से जानता था कि ये मीटिंग हॉल बड़ा ही कॉन्फिडेंशियल है, यहाँ पर उसकी परमिशन के बिना कोई भी नहीं आ सकता है, इसलिए वो बड़ी रानी को वहां पर लेकर जाता है। रोहित अब बड़ी रानी से वहां मीटिंग हॉल में जाने के बाद कहता है कि क्या बात है बड़ी रानी, हमसे कोई गलती हो गई है क्या? रोहित के अचानक से इस सवाल को सुनकर एक पल के लिए तो बड़ी रानी भी हैरान होती है कि आखिर किंग उसे ऐसी बात क्यों कह रहे हैं। लेकिन रोहित की बात को सुनकर अब बड़ी रानी कहती है, नहीं किंग, ऐसी कोई भी बात नहीं है, अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक है, आप लोगों से कोई भी गलती नहीं हुई है। आप खुद ही बताइए कि आपके होते हुए हमें कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है क्या? बड़ी रानी की इस बात पर अब रोहित फिर से कहता है कि तो फिर आप कुछ दिन और क्यों नहीं रुक जाती यहाँ पर, और वैसे भी मुझे एक बार फिर से महल की सिक्योरिटी को इंश्योर करना है, क्योंकि जब तक मैं महल की सिक्योरिटी को इंश्योर नहीं करता तब तक मैं आपको जाने की परमिशन कैसे दे सकता हूँ। और एक बार जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो फिर आप यहाँ से आराम से चली जाइए, ताकि फिर मुझे भी तसल्ली हो कि मैंने आपको अच्छी तरह से यहाँ से भेजा है। रोहित की ये बात सुनकर अब बड़ी रानी कहती है
कि तुम जानते हो ना कि हम तुम्हें मना नहीं कर सकते हैं। बड़ी रानी की ये बात सुनकर अब रोहित भी कहता है कि तभी तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अभी यहाँ पर कुछ दिन और रहिए, तब तक मैं महल की सारी ही सिक्योरिटी को इंश्योर करता हूँ। और वैसे भी राजमहल में अभी जो भी हुआ है उसके बारे में अभी हमें कुछ भी नहीं पता है कि आखिर वो सब हुआ कैसे। आखिर राजमहल में इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी वहाँ पर वो धुआं कैसे आया, कैसे वहाँ से आयशा मारवा यानी मेरी माँ और अंजलि आंटी का किडनैप हुआ। इसलिए वहाँ की सिक्योरिटी को अभी पहले हमें इंश्योर करना है। रोहित की इस बात पर अब बड़ी रानी के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है। अब वो रोहित से कहती है, क्या लगता है किंग आपको कि हम प्रिंसेस लतिका का सच कब तक छुपा पाएंगे? अब बड़ी रानी सीधा ही रोहित से ये सवाल पूछ लेती है। बड़ी रानी के इस सवाल पर अब रोहित हैरानी से ही एक पल के लिए तो उन्हें देखता है, लेकिन और उसके बाद फिर बड़ी रानी से पूछता है, क्या हुआ है बड़ी रानी? इतने सालों तक तो कभी भी आपने इस बात के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया है, फिर आज इतने सालों बाद आपने प्रिंसेस लतिका के बारे में क्यों पूछा है? क्या कुछ हुआ है क्या जो आज आप उसके बारे में इतना कुछ पूछ रहे हैं? रोहित अब सवालिया नजरों से बड़ी रानी को देखता है, क्योंकि उसे भी समझ नहीं आता कि इतने सालों के बाद बड़ी रानी ने आज प्रिंसेस लतिका का जिक्र उसके सामने कैसे किया। रोहित की इस बात पर अब बड़ी रानी कहती है कि वैसे सच तो हम नहीं जानते हैं कि आखिर सालों पहले आपको लतिका कहाँ पर मिली थी, क्योंकि हमने तो लतिका को सिर्फ आपके कहने पर ही अपने पास रखा था। बड़ी रानी के इस सवाल पर अब रोहित कहता है कि कुछ सवालों के जवाब अगर नहीं होते हैं, कुछ सवालों के जवाब नहीं होते हैं बड़ी रानी, इसलिए जब तक उन सवालों के जवाब ही ना हो तब तक उनके बारे में भी नहीं पूछना चाहिए। रोहित की इस बात पर अब बड़ी रानी हैरान जरूर थी, क्योंकि रोहित ने आज भी उसे पूछने पर कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन उन्हें रोहित पर इतना तो भरोसा था कि वो रोहित से अब कोई भी सवाल नहीं, इतना तो भरोसा था कि वो जो भी कुछ कर रहा है वो ठीक ही होगा, इसलिए अब वो रोहित से कोई भी सवाल नहीं करती। और फिर वो दोनों ही अभी मीटिंग हॉल से बाहर निकल रहे होते हैं, क्योंकि बड़ी रानी को महसूस होता है कि अब उसे यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि वो बस यहाँ पर रोहित मारवा को यहाँ पर बस प्रिंसेस लतिका के बारे में ही पूछने के लिए लेकर आई थी, लेकिन अब जब रोहित ने उसे बताने से मना कर दिया था तो अब वो यहाँ से जाने लगती है कि तभी दोनों की ही नजर वहां पर बाहर खड़ी हुई, उस मीटिंग हॉल के बाहर खड़ी हुई अनिका पर जाती है। अनिका जो कि यहाँ पर बाहर खड़े होकर रोहित मारवा का ही वेट कर रही थी। बड़ी रानी अब रोहित से कहती है, लगता है कि तुम्हारी बीवी तुम्हें एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहती है, क्योंकि बड़ी रानी ने जब अनिका को देखा तो बड़ी रानी को लगता है कि कहीं अनिका हमारी बातों को सुनने के लिए तो यहाँ पर नहीं खड़ी थी, इसलिए वो अनिका की तरफ तेज लुक देते हुए अब वो रोहित से ये कहती है। अनिका भी उनकी बातों को अच्छे से समझ रही थी कि वो किस तरफ उसे टोंट दे रही है। बड़ी रानी की इस बात पर अब अनिका कहती है कि जी आप मुझे गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे पहले कि अनिका कुछ और भी कहती तभी बड़ी रानी एक्सक्यूज मी कहकर वहां से बड़ी ही आसानी से चली जाती है। बड़ी रानी को ऐसे एटीट्यूड में जाता हुआ देखकर यहाँ अनिका भी अब हैरानी से बस बड़ी रानी को ही उसे जाते हुए देखती है कि तभी उसे अपने कंधे पर अब रोहित के हाथ का एहसास होता है, क्योंकि जैसे ही बड़ी रानी यहाँ से अनिका को ऐसे बोलकर गई तभी अनिका उनकी बातों को अच्छे से ही समझ रही थी और वो बस अभी उसी को ही हैरानी से देख रही थी। तभी रोहित ने भी इस बात को अच्छी तरह से नोटिस कर लिया था, इसलिए अब वो अनिका के कंधे पर प्यार से हाथ रखता है। जैसे ही अनिका को यह एहसास होता है तो अब वो रोहित की तरफ देखने लगी कि तभी रोहित ने अनिका के गालों पर एक जोर से किस कर दिया। अनिका ने अब रोहित से कहा, ये क्या था मिस्टर मारवा? अनिका के इस सवाल पर अब रोहित जवाब देता है कि बस तुम्हारे मूड को ठीक करने की एक छोटी सी कोशिश। रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है कि बड़ी रानी पता नहीं मुझसे हमेशा ही दूर दूर ही क्यों रहती है, आखिर क्या वजह है? बड़ी रानी जैसे सबके साथ अच्छे से होती है वो वैसे मेरे साथ क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये बात तो मैं भी नोटिस कर रही हूँ कि वो कुछ ना कुछ तो उनके अंदर ऐसा है जो वो मुझसे छिपा रही हैं, वो मुझसे बात तक करना पसंद नहीं करती। अनिका के इस सवाल पर अब रोहित कहता है कि क्या मैं जान सकता हूँ अनिका कि तुम मुझसे प्यार क्यों करती हो? रोहित के अचानक से इस सवाल पर अब अनिका उसे सवालिया नजरों से देखने लगती है। अनिका को भी एक पल के लिए समझ नहीं आता कि आखिर बड़ी रानी की बात के जिक्र में अब रोहित ने बीच में इस बात को क्यों उठाया है। इसलिए अब वो रोहित की तरफ हैरानी से देखते हुए कहती है, क्या मतलब है मिस्टर मारवा आपका?
अनिका की इस बात का जवाब देते हुए अब रोहित कहता है कि मतलब तो है ना अनिका, जैसे तुम्हारे पास वजह है मुझसे प्यार करने की, तो हो सकता है कि उनके पास भी कोई ना कोई वजह हो तुम्हारे साथ इस तरह का बिहेव करने की। जब तक तुम्हें उनके पॉइंट ऑफ व्यू को तुम नहीं जान लेती तब तक तुम ये नहीं कह सकती कि आखिर उन्हें तुमसे क्या प्रॉब्लम है। रोहित की इस बात को सुनकर अब अनिका कहती है कि आप तो सब कुछ जानते हैं ना मिस्टर मारवा, कि आखिर क्या वजह है जो वो मेरे से ऐसे बिहेव करती है। अब अनिका को जवाब देते हुए रोहित बस हाँ में अपना सिर हिला देता है, क्योंकि रोहित अच्छी तरह से जानता था कि बड़ी रानी का बिहेव अनिका के लिए ऐसा क्यों था, लेकिन वो अभी अपने मुंह से ये सब नहीं कहना चाहता था। ये देखकर अब अनिका कहती है कि आप ही मुझे सच क्यों नहीं बता देते मिस्टर मारवा, आप इस बात को मुझे माँ से जानने के लिए क्यों कह रहे हैं, आपने पूरी की पूरी बात को अब माँ से जानने के ऊपर ही क्यों छोड़ रहे हैं। अनिका की बात का जवाब देते हुए अब रोहित कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम्हें इस दुनिया में लाने से लेकर अब तक के तुम्हारी माँ ने जितना भी स्ट्रगल तुम्हारे लिए किया है, तुम खुद उसे अपनी माँ के मुंह से सुनो, क्योंकि उसके बारे में तो तुम्हारी माँ ही तुम्हें अच्छी तरह से बता सकती है और समझा भी सकती है, जो अनिका शायद मैं नहीं बता पाऊंगा। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अब रोहित कहता है कि मेरी मजबूरी भी समझने की कोशिश करो प्लीज अनिका, मैं दोबारा उस काली रात को दोबारा से याद नहीं करना चाहता हूँ। इस बार मैं बिल्कुल ही टूट जाऊंगा अगर मैंने एक बार और अब उस रात के बारे में याद भी किया तो, क्योंकि मैं तुम्हें जितना बता सकता था मैंने उतना तुम्हें बता दिया है, उससे आगे तो मैं भी तुम्हें नहीं बता पाऊंगा। तुम्हें शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि हम दोनों की माओ ने हमें इस दुनिया में लाने के लिए कितनी ही तपस्या की है, जो शायद कि कोई और ना भी कर पाए। रोहित की ये बात सुनते ही अब अनिका उसे एक जोर का हक करते हुए कहती है, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी मिस्टर मारवा, सॉरी, मेरा कोई भी ऐसा इरादा नहीं था कि आप मेरी किसी भी बात से हर्ट हो। अगर आप मुझे बताने में कंफर्टेबल नहीं है तो मैं आपको कभी भी अब आगे से फोर्स नहीं करूंगी। अनिका को अब अपनी बाहों में भरकर अब रोहित भी कहता है कि थैंक यू अनिका, मुझे समझने के लिए। अनिका अब अपने मन में यही सोच रही थी कि जब उस रात का सच जानकर रोहित का ये हाल है तो वो किस मुंह से अपनी माँ से पूछेगी उस रात के बारे में, उस सच के बारे में। लेकिन अनिका जानती थी कि अब वो पीछे नहीं हट सकती है, उसे तो अब हर हाल में सच जानना ही होगा, चाहे वो अब कितना ही कठिन क्यों ना हो। या अनिका और रोहित दोनों ही अब एक दूसरे की बाहों में थे, तो वहीं दूसरी तरफ उनके तीनों ही बच्चे उन्हें ढूंढते हुए ही सेकंड फ्लोर पर आ जाते हैं, जहां पर रोहित और अनिका पहले से मौजूद थे। यहाँ अलेक्जेंडर अब रिया से कहता है कि तुम्हें कंफर्म तो है ना कि मोम और डैड इसी फ्लोर पर ही आए हैं, क्योंकि रिया देख लो, वो हो सकता है वो अपने रूम में हो। अलेक्जेंडर के इस सवाल पर अब रिया भी कहती है, हाँ वो दोनों यहीं पर ही आए थे, बड़ी रानी ने मुझे अच्छे से बताया है कि तुम्हारे मोम और डैड वहाँ पर सेकंड फ्लोर पर मीटिंग हॉल के सामने थे। रिया की बात को मानकर अब उसके दोनों ही भाई अब अपने मोम और डैड को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं कि तभी उन्हें उन तीनों की नजर अपने मोम और डैड पर जाती है, जो कि अभी भी एक दूसरे को हक करते हुए ही खड़े हुए थे। अपने मोम और डैड को इस तरह से देखकर अब तीनों ही बच्चों के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और फिर वो वहां से जाने ही लगते हैं कि तभी अनिका के कानों में कुछ वहां पर आवाज आती है, क्योंकि अनिका दूर तक की बातों को आराम से सुन सकती थी, इसलिए उसे कुछ हलचल अपने कानों में सुनाई देती है। अनिका अब खुद को रोहित की बाहों से आजाद करते हुए कहती है, मिस्टर मारवा, हमारे आसपास कोई तो है, क्योंकि मुझे साफ साफ सुनाई दे रहा है, मुझे यहाँ पर किसी के होने की आशंका है। अनिका की इस बात पर जब रोहित अपनी नजरें इधर उधर घुमाता है कि आखिर ऐसा कौन है जो उनके ऊपर नजर बनाए हुए हैं, तभी उसकी नजर अपने ही बच्चों पर जाती है। रोहित अब अनिका के कानों में धीरे से उसके पास जाकर कहता है कि ये तुम्हारे ही बच्चे हैं। ये कहते हुए रोहित अब अनिका को अपनी बाहों से इशारा करते हुए ही उसे कहता है, और उस तरफ जब अनिका की नजर उधर जाती है तो वो देखती है कि उसके तीनों ही बच्चे छुप कर खड़े हुए थे, क्योंकि शायद बच्चे भी नहीं चाहते थे कि उसके मोम और डैडी के इस इतने ब्यूटीफुल से टाइम में वो यहाँ पर उन्हें डिस्टर्ब करें। इसलिए वो जब उन्होंने कंफर्म कर लिया कि उसके मोम और डैड यही हैं, तो वो अब यहाँ से वापस जा रहे थे, इसलिए उसके मोम और डैड को कुछ भी पता ना चले, इसलिए वो छिप रहे थे।
रोहित और अनिका दोनों ही अब दबे हुए पैरों से अब अपने बच्चों के पास जाने लगते हैं, क्योंकि अब रोहित और अनिका भी समझ गए थे, इसलिए वो भी नहीं चाहते थे कि उनके बच्चों को ये एहसास हो कि हमने उन्हें देखा है। कुछ देर बाद अब वो दोनों उन्हें पीछे से जाकर पकड़ते हुए कहते हैं कि आप तीनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। रोहित और अनिका के एकदम से ही ऐसे तीनों ही बच्चों को पकड़ते हुए एक पल के लिए तो बच्चे घबरा गए थे, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ तो ये तो तुम्हारे मोम और डैड हैं, तब उनके चेहरे पर भी एक प्यारी सी स्माइल आ गई थी। इसलिए इस सवाल पर अब रिया जवाब देते हुए कहती है, मोम एंड डैड आप दोनों वहाँ नहीं थे ना, तो हमने सोचा कि हम आपको ढूंढ कर हम ही ले चलें। रिया की इस बात पर तो वहाँ पर अब सभी के ही चेहरे पर फिर से एक स्माइल आ जाती है और फिर वो सभी अब नीचे सबके साथ बैठने के लिए चले जाते हैं। जैसे ही सबकी नज़र अब उन सब पर जाती है तो आकाश गुलेरिया अनिका से कहता है, कितना वक्त लगेगा अनिका उन्हें होश में आने में, क्योंकि आकाश से अभी ये पल बिल्कुल भी नहीं कट रहा था। आकाश बस यही वेट कर रहा था कि उसकी माँ को कब होश आएगा। आकाश गुलेरिया के इस सवाल पर अब अनिका कहती है कि आकाश हमें कम से कम कल सुबह तक का तो वेट करना ही होगा, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है कल सुबह से पहले तो उन्हें होश नहीं आ सकता है। अनिका की बात को सुनकर अब आयशा मारवा कहती है कि कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना अनिका, जो बात है वो सच सच बता दो, कहीं तुम हमसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो ना, कि ताकि हम अंजलि मल्होत्रा के बारे में ज्यादा चिंता ना करें। आयशा मारवा के इस सवाल पर अब अनिका एकदम से खामोश हो जाती है और फिर वो रोहित की तरफ देखने लगती है, क्योंकि अनिका जानती थी कि वो इस वक्त किसी को भी सच नहीं बता सकती थी कि आखिर एक्चुअल में सिचुएशन क्या है, क्योंकि अभी ही अनिका को साफ साफ दिखाई दे रहा था कि ये सदमा इतना बड़ा था कि उससे अभी सब निकल भी नहीं पाए थे। खुद को संभालते हुए अब अनिका कहती है कि कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, सब ठीक है। अनिका की इस बात को सुनकर अब सभी के चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी, क्योंकि अनिका ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि सच तो जो है वो है, लेकिन जब तक उन्हें होश नहीं आ जाता तब तक तो अनिका उनके चेहरे पर यह स्माइल देख ही सकती है। लेकिन इधर मयूर गुलेरिया समझ गया था कि उसकी बहन इस वक्त झूठ बोल रही थी, क्योंकि जिस तरह से अनिका ने वो एक पल के लिए जैसे ही आयशा मारवा ने उससे पूछा कि घबराने की बात तो नहीं है, तभी अनिका ने सीधा ही रोहित की तरफ देखना शुरू कर दिया, जिससे मयूर गुलेरिया अच्छी तरह से समझ जाता है कि आखिर मामला क्या है। इसलिए वो साफ साफ देख पा रहा था कि उसकी बहन सबको खुश रखने के लिए झूठ बोल रही थी, क्योंकि आज अंजलि मामी की जो भी हालत है वो सालों पहले मयूर की थी। इसलिए मयूर गुलेरिया ने खुद से ही अभी अंदाजा लगा लिया था कि सिचुएशन अब क्या है। लेकिन मयूर भी अब सबके सामने अनिका को कुछ नहीं कहना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि उसकी बहन अनिका सब कुछ संभाल लेगी और वो अपनी अंजलि मामी को भी कुछ नहीं होने देगी। मयूर इस चीज से के लिए पूरी तरह से श्योर था। एक तरफ रोहित के पैलेस में अनिका अपनी फैमिली के साथ बैठकर बातें कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ पेरिस कॉलेज मैनेजमेंट के कैंपस में अपार्टमेंट में राजीव के फ्लैट में इधर उधर घूम रही दमयंती को राजीव की टेंशन हो रही थी कि राजीव कल रात से यहाँ नहीं आया है, आखिर वो गया तो गया कहाँ, और आज का दिन भी खत्म होने ही वाला है, आखिर राजीव गुलेरिया अभी कहाँ होगा, वो कहाँ गया है, और वो मेरा फोन भी क्यों नहीं उठा रहा है, और ना ही वो कोई भी कॉल बैक कर रहा है। कल से ही मैंने न जाने कितने ही उसे कॉल करने की कोशिश की है, लेकिन उसका कोई भी रिप्लाई नहीं आया है। अरे कॉल तो छोड़ो, उसका तो कोई मैसेज भी नहीं आया। या दमयंती अपने ही ख्यालों में थी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस नए किंग ने राजीव गुलेरिया को भी पकड़ लिया है। वैसे भी कोई भरोसा नहीं है, अगर वो नया किंग उन तक पहुंच सकता है तो उसके लिए राजीव गुलेरिया तक पहुंचने के लिए कोई ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। दमयंती यहाँ पर अपने इन्हीं ख्यालों में थी, क्योंकि नए किंग ने जैसे उनके उन दो साथियों को पकड़ रखा है, तो वो यहाँ पर राजीव गुलेरिया को भी पकड़ सकता है। दमयंती अभी यही सब सोच रही थी। अब वो सोचती है कि मुझे इसी वक्त बड़ी रानी के ही भाई को फोन करना होगा, वही ही उसके बारे में कुछ बता सकते हैं, वही पता लगाएंगे कि आखिर राजीव गुलेरिया है तो है कहाँ। हो ना हो उन्हें तो शायद जरूर न कुछ तो पता होगा। दमयंती अभी अपने ख्यालों में ही थी कि तभी उसके फोन पर अब शीला का फोन आ रहा था। शीला का नंबर देखते हुए दमयंती ने उसे उठाते हुए कहा, हाँ शीला बोलो, क्या काम है।
दमयंती की ये बात सुनकर अब शीला कहती है कि तुम्हें पेरिस में जितने भी हॉस्पिटल हैं उन्हें हैक करना होगा अभी के अभी, और फिर तुम्हें देखना है कि आखिर अंजलि मल्होत्रा किस हॉस्पिटल में है। क्योंकि शीला ये जानती थी कि दमयंती खुद एक इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी को जानने वाली थी, इसलिए वो दमयंती को ही उन हॉस्पिटल को हैक करने का सारा काम सौंपती है ताकि वो अंजलि मल्होत्रा के बारे में इंफॉर्मेशन को अच्छे से निकाल सके कि आखिर अंजलि मल्होत्रा को कौन से हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। क्योंकि वो ये तो अच्छी तरह से जानती थी कि जिस तरह की अंजलि मल्होत्रा की सिचुएशन थी तो उसे जरूर किसी न किसी हॉस्पिटल में एडमिट कराया होगा अगर वो जिंदा होगी तो। शीला की ये बात सुनकर अब दमयंती भी हैरानी से पूछती है कि क्या हुआ है अंजलि को, तुम अंजलि के बारे में ये सब बातें क्यों कर रही हो, क्या कुछ हुआ है क्या उसके साथ। दमयंती के इस सवाल पर अब शीला कहती है समझ लो कि वो बस किसी भी वक्त इस दुनिया से जाने वाली होगी या शायद चली भी गई होगी। शीला की इस बात को सुनकर अब दमयंती हैरानी से कहती है क्या बात है शीला, क्या अंजलि का कोई खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है क्या, क्योंकि जिस तरह से तुम बात कर रही हो उससे तो मुझे यही अंदाजा लग रहा है कि उसका कोई बड़े वाला एक्सीडेंट हुआ है। दमयंती के इस सवाल पर अब शीला कहती है कि ऐसा ही कुछ समझ लो दमयंती, बस तुम जितनी जल्दी हो सके मुझे ये इन्फॉर्मेशन निकाल कर दो। और एक और बात, तुम्हारा एक्सपेरिमेंट कितना बचा हुआ है अभी उसके बारे में बताओ। शीला के इस सवाल पर अब दमयंती कहती है कि मुझे थोड़ा सा वक्त और लगेगा उस एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए। दमयंती की इस बात पर अब शीला कहती है कि ज्यादा वक्त ही तो नहीं है हमारे पास, अगले महीने ही कॉलेज का 150वां एनिवर्सरी है और हमें अपने काम उसी दिन ही पूरा करना है। ये कहते हुए ही अब शीला इधर से अपना फोन डिस्कनेक्ट कर देती है और दमयंती अभी भी इसी ही सोच में थी कि कहीं राजीव अंजलि के पास तो नहीं है, क्योंकि राजीव गुलेरिया कल से ही उसका फोन नहीं उठा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर अंजलि के साथ ऐसा कुछ भी हुआ है कि अगर उसको हॉस्पिटल में पहुंचने तक की नौबत आ गई है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि राजीव उसके साथ हो। ये सोचते हुए ही अब दमयंती अपना फोन निकालती है और फिर वो शीला के दिए हुए काम को करने के लिए लग जाती है।